Good morning, all. Welcome to Learners Academy. The topic, as you can see on your screen, is the most important topic of particularly definite integrals. I cannot say of the whole chapter. Whole chapter में तो और भी कई सारे important chapter हैं, topics हैं, but definite integration का ये बहुत ही अहम हिस्सा है. यूं कहें कि जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक से आता है ना. और डेफिनेट इंटीग्रेशन अब तक आपको सरल लगा होगा, बिल्कुल इजी लगा होगा ना. हाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन अब वो डिफिकल्टी लेवल जो पहले नहीं था इस टॉपिक में आ जाता है ना. अच्छा, प्रॉपर्टीज ये सिखा रहा है हमको. सवाल ये आता है क्यों सीखें. सवाल ये आता है कि वाई टू यूज द प्रॉपर्टीज. बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल्स के अभी भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो विदाउट यूज ऑफ प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, या फिर सॉल्व किए जा सकते हैं तो बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद सॉल्व किए जा सकते हैं. प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या हेल्प करती है, इस चीज की नहीं, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज आपको क्या हेल्प करती है, आपको चीज को छोटा करने में हेल्प करती है या आपको आपके लिए काम आसान करने में हेल्प करती है. ठीक है ना. तो अभी भी हमको डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज क्या हेल्प करेंगी, हमारा काम आसान करने में हेल्प करेगी और हमको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी. तो दो कारण है इसको पढ़ने के. पहला कारण है कि हमारा काम आसान कर रही है. दूसरा कारण है मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना. अगर उसने कहा यूजिंग प्रॉपर्टीज आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करो तो फिर यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व करो. अगर उसने कुछ नहीं कहा है तो फिर आप विदाउट प्रॉपर्टीज के यूज के भी सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो देखो, हमारे कोर्स में जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके सीक्वेंस कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरीके से दे रखी है. आई डो नॉट नो क्यों दे रखी है कि P0 से स्टार्ट कर दिए इन्होंने ना. इसका कारण पता है क्या होता है, एक्चुअली इसका कारण क्या होता है कि जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ाना शुरू किया, या जब इवॉल्व करना साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने शुरू किया तो उन्होंने प्रॉपर्टी वन बना दी, P1, P2, P3, P4. फिर एक आखिरी में एक प्रॉपर्टी याद आ गई, उन्होंने कहा यार इसको पहले रखना जरूरी है. और वो P1 तो स्टैंप लग गया, तो फिर उसको P0 कर दिया. तो ऐसे कुछ कारण हो सकता है, एज्यूम किया मैंने. बाकी आपको तो प्रॉपर्टी याद रखनी है, आपको सीक्वेंस तो नहीं याद रखना है ना. तो हमारे लिए पहली प्रॉपर्टी ये है, लेकिन बुक में इसका नाम, हमारे लिए प्रॉपर्टी है लेकिन बुक में इसका नाम जो है सीक्वेंस जो है P0 से. तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, P7, यानी 8 प्रॉपर्टीज हो गई जो हमको सीखनी है. वन बाय वन हम सारी सीखेंगे. ठीक है, अब मेरे पास देखो सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लेकिन लिखवा तो मैं आपको दूंगा लेकिन मजा नहीं आएगा. क्यों, लिख तो आप बुक से भी सकते हो, लिख तो आप बुक से भी सकते हो. उसके बीच में उसके उसके जो नॉलेज है वो लेते हुए चलनी है. और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का अगर पॉसिबल है तो डेरिवेशन याद करते हुए चलना है, डेरिवेशन समझते हुए चलना है. याद तो क्या करना है, क्योंकि जब अपन किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी आइडेंटिटी, किसी भी लॉ का डेरिवेशन समझते हैं तो उससे क्या है, वो प्रॉपर्टी मजबूत हो जाती है. मैं मानता हूं डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, बट डेरिवेशन से करके चलोगे तो प्रॉपर्टी याद हो जाएगी. जो प्रॉपर्टी याद नहीं हो रही वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी. समझ में आया. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी उठाऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा कि आप उस प्रॉपर्टी को लिख लें. ओके, इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें. ओके, देखो बेटा, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज P0, है ना. देखो क्या कहता है, इन शॉर्ट में आपसे कुछ बात करता हूँ, इन शॉर्ट में आपसे कुछ बात करता हूँ. मुझे एक चीज बताना तुम दोनों, कि अगर मैंने लिखा f(x) इक्वल टू कुछ भी x² + 3x, तो मुझे बताओ f(y) क्या होगा. अगर ये है तो ये क्या होगा, इफ दिस, इफ दिस, देन व्हाट. यस, y² + 3y. वेरी इजी. सर आपने x को y से सब्स्टिट्यूट किया तो मैं क्या रुकूंगा क्या, मैं भी कर दूंगा. अच्छा मुझे बताओ f(k) क्या होगा इसके हिसाब से, k² + 3k. होगा नहीं होगा. तो इस तरीके से अगर आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो इंटीग्रल में भी कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल भी फंक्शंस का ही तो निकलता है, और किसका निकलता है, निकलता है ना. ठीक है, अब बात करते हैं सर दोनों में कर सकते हैं क्या, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. मतलब एक तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस चीज में और इस चीज में, वैसे तो एक्स और वाई का डिफरेंस है, मैथमेटिकली तो डिफरेंट है ये दोनों, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन मैथमेटिकली डिफरेंट है. लेकिन जनरल बात कर रहे हैं तो अगर मैं फंक्शन को एक मशीन के तौर पे बताता हूँ आपको, तो जो मशीन ये, जो काम ये मशीन कर रही है वही काम ये मशीन कर रही है. फर्क इसमें आपने इसमें एक्स डाला था, इसमें आपने वाई डाला था. फंक्शनिंग तो वही है, क्या कर रही है वो उस डाले हुए नंबर का स्क्वायर कर रही है, तीन गुना कर रही है, जोड़ रही है. ये भी इस डाले हुए नंबर का स्क्वायर कर रही है, तीन गुना कर रही है, जोड़ रही है. फंक्शनिंग तो सेम है, बट मैथमेटिकली एक्स और वाई डिफरेंट है. समझ में आई यहाँ तक बात. अब इसको रिलेट करता हूं मैं इंटीग्रेशन से, सुनना ध्यान से. इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन f(x), इंटीग्रेशन x²,
क्या था, +3x, यही था ना, यही था ना। एक तो मान लो ये मेरा है I1, और मैं I2 ले लेता हूं, अब की बार y ले लेता हूं, y² +3y dy। तो मुझे बताओ कि जैसे मैंने पहले बात किया है कि फंक्शनिंग तो सेम है, तो फंक्शनिंग इधर भी सेम है, जैसा हम पहले सॉल्व करेंगे वैसे सेकंड को सॉल्व करेंगे। हाँ, मैथमेटिकली ये दोनों अलग हैं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर सर है ना, इसका आंसर एक्स की फॉर्म में निकल के आएगा, ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आएगा, ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आएगा, और इसका आंसर जो है ना सर, ए फंक्शन ऑफ वाई निकल के आएगा। तो मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट, बट फंक्शनिंग वाइज अभी भी ये सेम है। जैसा काम उधर होगा, जैसे उधर x³ / 3 होगा, +3x² / 2 होगा, तो यहाँ पे भी y³ / 3 होगा, और 3y² / 2 होगा। तो फंक्शनिंग इज सेम, बट मैथमेटिकली आंसर इज डिफरेंट। लेकिन एक चीज बताऊं, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल को डेफिनेट बना दूं, क्या बना दूं, कोई भी लिमिट लगा दूं, 10 to 20 या 2 to 5, सेम लिमिट बना दूं, अब मैथमेटिकली भी ये करेक्ट है, इक्वल हो गया। फंक्शनिंग तो पहले भी सेम थी, आज भी सेम है, पहले मैथमेटिकली अलग था, अब मैथमेटिकली भी सेम हो गया, क्योंकि अब एक्स की फॉर्म में जो भी आंसर आएगा आप उसमें 5 and 2 पुटअप करेंगे, इधर वाई की फॉर्म में जो भी आंसर आएगा उसमें भी 5 and 2 पुटअप करेंगे, तो न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम आएगी, आएगी नहीं आएगी? जैसे यहां से आंसर क्या आया बताओ, x³ / 3 +3x² / 2। अब इसमें आप लिमिट पुटअप करोगे 2 to 5, और यहाँ पे क्या वैल्यू आई, y³ / 3 +3y² / 2। इसमें भी आप लिमिट पुटअप करोगे 2 to 5। तो अभी तो ये अगर 5 and 2 को छुपा दूं तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन 5 and 2 जब पुटअप करूंगा तो 5 का क्यूब करूंगा, यहाँ पे भी तो 5 का ही क्यूब करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा तो वहां पे भी 2 का। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो सेम आएगी, 10, 20, 30, 1000, 5000, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लो ये k आ रही है, तो ये भी तो k ही आ रही है। तो कुछ समझे कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल बदलने से हर चीज सेम रहती है, इंडेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल बदल देने से तो मैथमेटिकली वो दो डिफरेंट चीजें थी, क्योंकि अगर वहां पे भी सेम चीज होती तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी चीज पढ़ाई जाती। ठीक है ना, समझ आया क्या, समझ आया? ओके, ठीक है। अच्छा, इसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख सकते हैं, कैसे? इसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दूं, कि सपोज करो मेरे पास जैसे यही वाली चीज है, अब मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं कि लेटर से मेरे पास f(x) dx और लिमिट है लेटर से a to b। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट x बी टी, लेट x बी टी, लेट x बी टी, तो dx क्या हो जाएगा, dt। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर लिमिट भी तो बदलते हो, बदलो। x क्या है यहाँ पे, a, x क्या है यहाँ पे, b, तो x और t तो बराबर है ना, तो t भी क्या होगा, a, t भी क्या होगा, b, तो लिमिट भी नहीं बदली। तो ये पूरा इंटीग्रल कैसे बदला, ध्यान से देखना, लिमिट आज भी, पहले भी a to b थी, आज भी a to b है। ठीक है, जो fx था आज की तारीख में f of t होगा, और जो dx था वो तो क्या हो गया, dt। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करके बताया है, और इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल बदलने से कुछ नहीं बदलता डेफिनेट इंटीग्रल में। हाँ, इंडेफिनेट में बदलता था, इंडेफिनेट में तो क्या मैथमेटिकली दो अलग आंसर्स होते थे, बट डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल बदल दें, उसके साथ में dx का भी dt करना, ऐसा नहीं कि dx को dx हो, सब चीज मतलब x को आप एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दो t से। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग, या हम लोग तो क्या कहूँ, अब बुक में तो ऐसा कुछ गिवन है नहीं, लेकिन मैं इसको ये ऐसे याद कराता हूँ बच्चों को, इसका एक नाम रख देते हैं, हर एक प्रॉपर्टी का नाम रख देते हैं, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। क्या नाम रख देते हैं इसका, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। हमने क्या कर दिया, ये डमी वेरिएबल रख दिया, ये डमी वेरिएबल रख दिया। याद हुई क्या पहली प्रॉपर्टी, बोलो। चलो, तो प्रॉपर्टीज आपने हेडिंग डाल लिए, तो फिर पहली प्रॉपर्टी लिख दो, लगे हाथ, लिखो, या बाद में लिखोगे, बोलो क्या करोगे, एक साथ लिखोगे, एक साथ लिखोगे, चलेंगे अगली अगली प्रॉपर्टी पे, बोलो खुशी, व्हाट डू यू से? चलो ठीक है, तो बाद में आप फिर वीडियो पॉज कर करके लिख लेना, है ना। अब आपको जो चीज नोट करनी है, ये तो समझाने वाली चीज थी बेटा, समझ में आया अच्छे से, खुशी अच्छे से समझ में आया, तनिष्क? ओके, होपफुली बाकियों को भी आया होगा जो वीडियो देख रहे हैं। इन केस अगर नहीं आया तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, लेट्स सी। अच्छा, इसमें नोट क्या करना है सर, ये तो आपने समझा दिया, नोट क्या करना है, तो नोट आपको ये पार्ट करना है, दैट्स इट, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब आप अभी घर जाके वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, तो यू विल नोट फर्स्ट प्रॉपर्टी लाइक दिस, P0, अपन बुक का भी सीक्वेंस ले लेते हैं बिकॉज एनसीईआरटी भी देखनी है, और प्रॉपर्टी एलएचएस है, आरएचएस है। ठीक है, चलें आगे। सेकंड प्रॉपर्टी सुनना ध्यान से, पहले मैं समझा दूं, सेकंड प्रॉपर्टी वापस समझा दूं।
सेकंड प्रॉपर्टी मैं स्टार्ट करूंगा। अभी पिछली एक्सरसाइज और उससे पिछली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आए थे सब्स्टिट्यूशन के। तो हम जब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो एक जगह, एक या दो जगह ऐसा ऐसा हुआ कि लिमिट जो छोटी लोअर लिमिट थी वो बड़ी आ गई और जो अपर लिमिट थी वो छोटी आ गई। हम तो संभल के करे, हमने तो संभल के काम किया। हमने तो ए टू बी लिया, मतलब लोअर टू अपर ही लिया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, कई बार बच्चे संभल के काम नहीं करते। इवन हमने ही संभल के काम नहीं किया था लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन में गलती करी थी ऐसे। अब इस साल तो मेरे को ध्यान में था तो मैंने आपको गलती करने से रोक लिया पहले ही, लेकिन लास्ट ईयर हमने ही करी थी। तो हमारा आंसर पता है क्या आ रहा था, उनके आंसर का नेगेटिव आ रहा था। अगर उनका आंसर 3 तो हमारा -3, उनका आंसर sin x तो हमारा आंसर -sin x। हम बड़े परेशान हुए, बोर्ड ढूंढ लिया। फिर बैठ के एक एक चीज ध्यान से देखी तो देखा, अरे ये क्या कर दिया हमने। हमने तो क्या कर दिया, लोअर टू अपर की जगह अपर टू लोअर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा सब्सटीट्यूशन करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोअर लिमिट बड़ी आ गई, अपर लिमिट छोटी आ गई। तो ध्यान नहीं किया, बस दिमाग में वो बैठ गया कि छोटे से बड़ा जाता है, लेकिन बड़े से छोटा भी हो सकता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी इस पूरी वारदात में एक चीज नोटिस करी, लिमिट एक्सचेंज करते ही बाहर माइनस लग जाता है। करी नहीं करी? करी नहीं। ये गलती के रूप में समझ में आई ये चीज लास्ट ईयर। इस साल तो मैंने रोक लिया, आपको मत करना वो गलती, और हमने सही आंसर ही लेके आए थे हम, है ना। बाकी अगर आप लिमिट्स उल्टी कर दो तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये तो हो गई जनरल अंडरस्टैंडिंग। सर इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बताओ। तो टेल मी, एक चीज बताना मुझे कि अगर अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन मिलेगा बेटा, मिलेगा एक फंक्शन। लेट अस से वो फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, लेट अस से प्लस सी तो लग ही जाएगा ना। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, लेट अस से वो फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, लेट अस से। तो तो इफ ये है देन देन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी क्या होगा, मुझे इतना बताओ। प्लस सी तो चलो वहां लग गया, मान लो कि लग गया। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा, वेरी इजी। होगा कि नहीं होगा बोलो भाई। वो अगर x का एक फंक्शन मिलेगा तो आज की तारीख में उस x के फंक्शन में मैं सर पहले b रखूंगी और फिर a रखूंगी और फिर डिफरेंस निकालूंगी। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। इस चीज में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या? माइनस साइन कॉमन लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना आपके लिए, लिख सकते हो। अच्छा जी, अगर आप सर इसको ये लिखते हो तो कृपया मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे। माइनस साइन आज भी कॉमन है, इसको क्या लिखोगे? ब्रैकेट आज भी लगा दिया मैंने। अगर आप इसको ये लिखते हो तो इसको क्या लिखोगे? वही लिखूंगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ही लिखूंगी। बट बट ये तो होता है बी माइनस, यानी अपर यहाँ आती है, लोअर यहाँ आती है। तो उस हिसाब से इसको अरेंज करूं तो अपर कहाँ रहेगी? ये अपर है, ये लोअर है। समझ आया? समझ आया? क्या हुआ? क्या हुआ? लिमिट्स एक्सचेंज, माइनस साइन बाहर। लिमिट जैसे ए टू बी से बी टू ए हुई, ए टू बी से बी टू ए हुई, तो एक माइनस साइन बाहर लग गया। तो ये तो था प्रॉपर इलस्ट्रेशन। इन केस आपको कहीं प्रूव करके बताओ तो ऐसे प्रूव करेंगे। ऐसे नहीं प्रूव करेंगे कि सर हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या हुआ था, हमने उल्टा कर दिया तो हमारा आंसर बुक के आंसर से नेगेटिव। ये तो प्रूव का तरीका नहीं है, ये तो जनरल डिस्कशन है ना। समझ आया क्या बेटा? समझ आया अच्छे से? कोई डाउट? ठीक है, चलें आगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को मैं फिर ज्योमेट्रिकली भी करके बताऊंगा ना, अभी इनमें तो इतनी ज्योमेट्रिकली करने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसका पर्टिकुलर केस जो दे रखा है वो कोई खास नहीं है। अगर ए टू ए ले लो तो जीरो आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, जीरो। भाई एक्चुअली क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल हमको एरिया अंडर द कर्व देता है। क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। तो ए से बी का एरिया कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। ए से ए का एरिया कुछ आएगा ही नहीं, लोअर भी वही अपर भी, तो कुछ एरिया है ही नहीं ना बीच में। ए से ए में ही कोई एरिया, तो एरिया जीरो है। एरिया क्या है? जीरो है। समझ आई? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके लिए आप नोट क्या करोगे, तो आप ये वाला डेरिवेशन भी नोट करोगे। मैं आपको बता देता हूं, आप वीडियो पॉज करके देखेंगे। जो अभी मैंने डेरिवेशन करके बताया, पहले यहां से यहां, फिर इसका मतलब ये, फिर इसमें से माइनस साइन ले लूं तो ये, फिर माइनस साइन लेने के बाद वापस इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लेके गया, और फाइनली इसको डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में लेके गया। तो ये पूरी चीज आप नोट कर लोगे। तो फाइनली जो मेरे पास प्रॉपर्टी मिली वो तो ये मिली, बट आप ये पूरा डेरिवेशन नोट करो, कर लोगे घर से?
आज अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे, केवल और केवल प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं। तो आपका काम ये रहेगा कि जितनी भी सीख ली उनको फेयर करना। ओके, एक मिनट रुको, देखते हैं क्या चीज कह रहे हो आप। एक सेकेंड। हाँ, अब आप बताओ बेटा, क्या डाउट है? हाँ बोलो। ये चीज तो समझाई बेटे, कि अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, इसका मतलब क्या है, मुझे एक चीज बताओ। इंटीग्रेशन, ये इसका पर्टिकुलर केस है, मिसप्रिंट नहीं है, ये इसका पर्टिकुलर केस है। मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? बोलो खुशी। अगर इंटीग्रल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स है, तो फिर कैपिटल एफ ऑफ बी, कैपिटल एफ ऑफ ए, ये हो जाती है। तो अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे भी बी ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा ना। ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व की बात करें, अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखें, तो ए से ए, मान लो ये ए है, एक्स इक्वल टू ए है ये, तो यहां से यहीं पर ही एरिया निकाल रहे हो, तो कुछ एरिया बढ़ा ही नहीं ना। मान लो एक्स इक्वल टू ए से आप एक्स इक्वल टू बी का एरिया निकालते, तो आपको बीच में कुछ एरिया मिलता मिलता। लेकिन अगर मैं ए से ए में ही कह रहा हूँ, ए से ए में ही कह रहा हूँ, तो मैंने विड्थ तो बढ़ाई नहीं उसकी, तो एरिया जीरो आएगा नहीं आएगा। तो ये ज्योमेट्रिक इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये आप बुक से ये पूरी चीज नोट कर लोगे यहां तक। ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है सीक्वेंस में, बाकी बुक के हिसाब से P2 है। क्या है बुक के हिसाब से? P2। ये क्या कहती है? P1 का नाम, P1 का नाम आप लिख सकते हो। हाँ, P1 का नाम लिख सकते हो, एक्सचेंजिंग द लिमिट्स। एक्सचेंजिंग द लिमिट्स उल्टा कर दो आप, है ना। पहले का नाम क्या था? डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। एक्सचेंजिंग द लिमिट प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दो तो यू विल पुट ए नेगेटिव साइन असाइन। ओके, P2। चलें P2। वैसे सबका हमने नाम रखा नहीं था, बट अभी अपन अभी भी रख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है याद करने के लिए ना। ओके, P2। तो सुनना ध्यान से, एक चीज मुझे बताओ कि ये इंटीग्रेशन है ना। मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं इसका इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं ज्योमेट्रिक चालू कर रहा हूँ, है ना। कईयों को ज्योमेट्रिक से ज्यादा अच्छे समझ आता है। तो लेट अस से ये मेरे पास एक कर्व है। क्या है ये? कर्व। ये वैल्यू है, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, और ये पॉइंट है क्या? एक्स इक्वल टू बी। और जब हम ये चीज करते हैं, क्या? इंटीग्रल, ये मान लो ये कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब अपन करते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो एक्चुअली हमको इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है वो एक एरिया निकल के आता है। ये वाला एरिया निकल के आएगा, बोलो। इसका जो आंसर, मान लो इसका आंसर 100 आता है, तो यानी कि 100 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है इस कर्व के नीचे। अगर इसका आंसर मान लो 200 आता है, तो इस एरिया के अंदर कितना इस कर्व के अंदर कितना एरिया है? 200 स्क्वायर यूनिट्स एरिया। ये हमने इसके डेफिनेट इंटीग्रल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, शायद खुशी आप एब्सेंट थे, है ना। तो देखना अगर जाके, ये सब हमने पढ़ा था उस टाइम। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर मुझे एरिया निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस एरिया के दो टुकड़े कर देता हूं, एक्स इक्वल टू सी बी डाल दी। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल के प्लस ये वाला एरिया निकाल दूं, तो टोटल एरिया के बराबर आएगा नहीं आएगा? अच्छा जी, तो ये वाला एरिया इधर लेफ्ट साइड वाला एरिया कैसे निकलेगा? लेफ्ट साइड वाला एरिया कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, प्लस राइट साइड वाला एरिया कैसे निकलेगा? वही इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी। यस और नो? और ये दोनों मिलके ये वाला एरिया देंगे नहीं देंगे? देंगे नहीं देंगे? भाई दो टुकड़ों में तोड़ दिया ना, जरूरी नहीं है हाफ से तोड़ो, आप कहीं से भी तोड़ लो, तो ये एरिया प्लस एरिया देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू सी लेना है, यहाँ पे सी टू बी लेना है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि सर आपके पास अगर एफ एक्स डी एक्स है ए टू बी, तो आप जबरदस्ती एक बीच की लिमिट घुसा सकते हो सी। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हमको करना पड़ता है कुछ फंक्शंस के लिए, और वो कुछ फंक्शंस में सबसे मेन फंक्शन आता है
मॉडुलस फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन ही अलग अलग रहती है, इधर से इधर कुछ और डेफिनेशन, इधर से इधर कुछ और डेफिनेशन, तो आप उसको टोटल इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो। आप उसको टोटल इंटीग्रेट नहीं कर पाते, उसको दो किस्तों में इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसकी इधर डेफिनेशन अलग है, अदर अलग कर दो, इधर डेफिनेशन अलग है, इधर अलग कर दो। अब इधर जो डेफिनेशन अलग थी तो उसमें लिमिट कुछ और मिली, फिर इधर कुछ डेफिनेशन अलग थी उसमें लिमिट कुछ और मिली, दोनों को आप जोड़ दो तो आपको टोटल इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पता चलती है। ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, सी जबरदस्ती घुसाओगे, तो देखो क्या करोगे आप, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी ले लोगे, बीच में घुसाओगे, ए और बी के बीच में सी घुसाओगे तो फ्रॉम ए टू सी ले लोगे। तो सी ले लोगे तो अब अगली इंटीग्रल की लिमिट, लोअर लिमिट सी हो जाएगी, उसकी अगर अपर लिमिट सी है तो इसकी लोअर लिमिट सी हो जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, जो लास्ट लिमिट थी बी, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसको, ये तो अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकली प्रूव किया, अब इसको अल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे। मान लो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो फिर इसकी वैल्यू बोलो, कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, होगी इसकी वैल्यू, ये बोलो होगी। फिर इसकी वैल्यू बताओ, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, होगी बोलो, ये लो, माइनस का कैपिटल प्लस का कैपिटल एफ ऑफ सी और माइनस का तो कट गया, तो घूम फिर के तो वही आया ना, पॉजिटिव ये आया, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू भी तो यही होती है। ये हो गया इसका अल्जेब्रिक प्रूफ। और ज्योमेट्रिक प्रूफ क्या था, एरिया अंडर द कर्व वाले तरीके से अपन देख सकते हैं। समझ में आई P2, अच्छी प्रॉपर्टी है, बट इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। अभी तक जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, फर्स्ट डमी वेरिएबल भी कम यूज होती है, अभी सेकंड जो हमने करी ना नेगेटिव चेंज करने वाली, वो यूज होती है। अब ये P2 तो केवल मॉडुलस फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन में यूज होगी जब फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग होगी। फंक्शन की डेफिनेशन अगर सेम है तो इसकी जरूरत ही क्या है, क्यों हम बीच का एक पॉइंट सोचेंगे, क्यों हम उसको दो बार में करेंगे, बेवकूफ थोड़ा ना, कि हम काम को बढ़ाएंगे क्यों, है ना, जब जरूरत होगी तब बढ़ाएंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन में तो मजबूरी हो जाती है। समझ आया। तो यहां तक कोई भी बात जो समझ में नहीं आई हो तो बताओ, आ गई। इसमें आपको जो नोट डाउन करना है, फेयर करना है, वो सीधा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप ये प्रूव कर लेना बेटा, है ना, ये वाला कर लेना, देखो इतना पार्ट नोट डाउन कर लेना, ये पूरा, है ना, कि यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर प्रूव करके हम यहाँ से आए, तो ये फाइनली हमको वही चीज मिल गई, है ना, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स। तो ये दो तीन स्टेप्स में अगर आप प्रूव करोगे ना, तो बेटा क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे चीजों को, कि हर वक्त में आपके साथ नहीं रह सकता, आपके पास सबसे पहले दोस्तों आपकी नोटबुक्स रहती है ना, पढ़ाई के एग्जाम के टाइम, है ना, तो आप जब उसको खोल के देखोगे और आप क्विक फॉलो थ्रू में उसको रिवाइज करोगे, तो आपको ये चीज डेरिवेशन याद रहता है, तो प्रॉपर्टी फिट हो जाती है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लेना। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टीज कर ली, तीन। चलो एक मिनट में इस वीडियो को सही कर लूँ। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने 2 तक कर ली, मतलब वैसे थर्ड है, वैसे तो थर्ड है, यहाँ तक कर लिया ना, और अब P3 करना है, यानी कि अब वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है एक्चुअली, है ना, हमारे सीक्वेंस में 4 है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने इसको पैसे नहीं दिए, हम इसका फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ना, तो ये क्या, फ्री वर्जन तंग करता है, और इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि आप इसको परचेस करो, लेकिन हम तो तंग हो लेते हैं, हिंदुस्तानी है ना, हम तंग हो लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी हमारा जब काम बढ़ेगा ना तो हम परचेस कर लेंगे, ऐसा हम उसको आश्वासन दे रहे हैं। उनका कॉल भी आते हैं तो हम कहते हैं कि अभी हमारा काम क्या छोटे लेवल पे है, अभी हमारे 12th में देखो 2 ही बच्चे आ रहे हैं, ये जब 20 25 30 हो जाएंगे ना, तो थोड़ा पैसा आना शुरू होगा, तो हम आपको भी परचेस करेंगे, ऐसा हम उसको आश्वासन देते हैं। ओके, चलते हैं आगे, फिंगर क्रोस्ड, होपफुली हो जाए ऐसा। चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी है ना कंफ्यूजिंग लगती है सुनने में और देखने में, और ऐसा लगता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। देखो प्रॉपर्टी बताता हूँ पहले में क्या है। प्रॉपर्टी यह है, P3 है इसका नाम, P3 बुक के अकॉर्डिंग, और वैसे अभी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फोर्थ नंबर सीक्वेंस, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, आप एक काम कर लो, एफ एक्स डी एक्स, सॉरी, ए टू बी, ए टू बी तो रहने दो, है ना, लेकिन आप इस फंक्शन को मॉडिफाई कर दो, क्या कर दो आप, एक्स की जगह इन दोनों का सम लिखो ए प्लस बी, और उसमें से एक्स घटाओ, तो ये दोनों वैल्यूज जो होंगी सेम आएंगी। ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा, ऐसा क्यों करें,
सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ऐसा क्यों करें? ठीक है, अच्छा ये दोनों इक्वल हैं, ये एलएचएस और ये आरएचएस इक्वल है, इसका प्रूफ तो अभी मैं दे दूंगा। पहला क्वेश्चन ऐसा क्यों करें? पहला क्वेश्चन ऐसा इसलिए करना पड़ता है, कई बार वो जो इंटीग्रल है वो सॉल्वेबल फॉर्म में नहीं होता है, या मुश्किल से सॉल्वेबल फॉर्म में होता है, और हम इस फॉर्म में ले आते हैं ना आरएचएस वाली फॉर्म में, तो इजी हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अभी एग्जाम्पल्स देंगे हम अपना ना, उसमें प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पहली चीज ये। अब दूसरी चीज ये कि सर क्या ये दोनों इक्वल है? आपको लगता है ये दोनों इक्वल है? यस दे आर इक्वल। देखो, आप एक काम करो बेटा, इस वाले पार्ट को उठा रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को उठा रहा हूं, उसमें आप एक काम करो, ए प्लस बी माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट कर दो टी से। सुनना ध्यान से, ए प्लस बी माइनस एक्स को आप सब्सटीट्यूट कर दो, ये जब अलजेब्रिक प्रूफ कर रहा हूं मैं इस प्रॉपर्टी का। ए प्लस बी माइनस एक्स को आप सब्सटीट्यूट कर दो डी टी से, सब्सटीट्यूट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए जीरो बी जीरो माइनस एक्स का क्या होगा बोलना? माइनस डी एक्स। करके आओ सब्सटीट्यूशन आप अच्छे से, विल बी इक्वल टू व्हाट? डी टी। सो डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस डी टी। अरे सर लिमिट्स भी तो बदलो, डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, मजाक नहीं है। कोई बात नहीं, बदल लेंगे। बोलो, यहाँ पे एक्स क्या है? ए। यहाँ पे एक्स क्या है? बी। सो सो टी इक्वल टू, टी इक्वल टू, बोलो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू तो ए है ना, एक्स की वैल्यू तो ए है ना, तो ए माइनस ए, इसको मैं शॉर्ट में बी लिख दूं, तो टी की वैल्यू क्या हो गई? बी। अब बताओ यहाँ, ए, यस वेरी गुड, ए प्लस बी माइनस एक्स में जब आप एक्स की जगह बी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, अब चलो वहां पे, तो सर ये क्या बना? ये कुछ ऐसा बना कि जो कल तक ए टू बी था, आज वो बी टू ए है क्या? है क्या? ये बी टू ए। और जो ए प्लस बी माइनस एक्स है उसको तो आपने टी ले लिया है, तो एफ ऑफ टी और डी एक्स क्या हो जाता है? माइनस डी टी। तो माइनस तो बाहर लगा दो और डी टी लगा दो यहाँ पे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो बताओ? नो। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, क्या आप पी जीरो का इस्तेमाल कर सकते हो टी को वापस एक्स में बदलने में? कर सकते हो? तो हम डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी यूज करके एफ ऑफ टी डी टी को एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि काम वही करेगी, काम यही करेगी, जो टी काम करेगा वही काम एक्स करेगा। ठीक है, अब माइनस बार लगा हुआ है, अब आप पी वन यूज करो, माइनस को अंदर बुलाओ, माइनस को अंदर बुलाओ जरा। तो माइनस जब अंदर आता है तो इन लिमिट्स वापस एक्सचेंज हो जाती है, तो जो बी टू ए है वापस क्या हो गया? ए टू बी हो गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। टेल मी, यही तो एलएचएस है। मैंने आरएचएस से कहानी शुरू करी थी, मैंने आरएचएस से कहानी शुरू करी थी और मैं एलएचएस पे आ चुका हूँ। बोलो, खुशी समझ आया? तो ये प्रॉपर्टी जो है इसका ये अल्जेब्रिक प्रूफ हो गया। अब इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ आता है, आपकी बुक में कहीं भी नहीं है ज्योमेट्रिक प्रूफ, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो ज्यादा उस पर जोर मत डालना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज को जबरदस्ती सीखते हैं ना, तो जितना आना होता है ना उतनी भी नहीं आती। मैं आपको एक ट्राई करता हूँ एक बार समझाने की, है ना? शुरू करूँ? ठीक है, ये जो चीज देख रहे हो आप, ये आपको फेयर करनी है ना? इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये आपको क्या करनी है? फेयर करनी। ज्योमेट्रिक प्रूफ आपको फेयर नहीं करना है, उस वो केवल आपको समझना है। देखो बेटा, एरिया अंडर द कर्व से समझाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रूफ तो एरिया अंडर द कर्व से ही चलेगा। मुझे एक चीज बताओ बेटा, कि लेट अस से ये कर्व है, लेट अस से ये तो है ए, एक्स इक्वल टू ए, एंड लेट से दिस इज एक्स इक्वल टू बी। ओके, तो जब मैं आपको कहता हूं बेटा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करके बताओ फ्रॉम ए टू बी, तो आप इसका एरिया निकालते हो, आप इसका एरिया निकालते हो। देखो बेटा, एक्स की जगह ए पुटअप करना, मुझे एक चीज बताओ, अच्छा एरिया कैसे निकालते हैं पता है? एरिया कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने लिमिट ऑफ सम वाला टॉपिक नहीं किया, तो ये थोड़ा सा उसका रोल है तो वो भी नहीं किया, और फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक में, बट कोशिश करो। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं? हम क्या पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते हैं, और उनका एरिया निकाल निकाल के लास्ट में जोड़ देते हैं, ये ऐसे निकालते हैं। तो हमने क्या करा, एक पतली स्ट्रिप, बहुत ही पतली स्ट्रिप, मतलब उसकी विड्थ मान लो एच के बराबर होती है, और एच एस जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे, तोड़ते थे, अभी जोड़ रहे हैं ना। तो एच की वैल्यू स्लाइटली इक्वल टू जीरो है, मतलब नियरेस्ट टू जीरो है, तो उसकी विड्थ मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, जीरो ही मानो, पतली सी स्ट्रिप है ना। तो उस वो तो ले ली मैंने विड्थ, और लंबाई क्या हो जाएगी, ये लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ? ये लंबाई हो जाएगी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, और ये जो अपन जब ये इंटीग्रेशन करते हैं ना बेटा,
तो ये एक्चुअली dx इसकी विड्थ होती है, इस स्ट्रिप की क्या होती है, विड्थ। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हो गई मेरी एफ ऑफ ए, लेंथ तो हो गई मेरी एफ ऑफ ए, इंटू ब्रेथ क्या हो गई मेरी dx। तो एफ ऑफ ए इंटू dx ही तो मेरा एरिया है इस स्ट्रिप का। और उधर आओ, आखिरी आखिरी वाली स्ट्रिप पकड़ो, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, एफ ऑफ बी। इसकी लंबाई क्या हो गई, एफ ऑफ बी। और चौड़ाई इसकी भी वही dx, बिल्कुल पतली से पतली, ठीक है ना। चौड़ाई इसकी भी मान लो ये dx है। तो इसका एरिया क्या हो गया, एफ ऑफ बी इंटू dx। यही हो गया, एफ ऑफ बी dx कह सकता हूं मैं। अब जब मैं इसको जोड़ रहा हूं, इसको जब मैं जोड़ रहा हूं, तो मैंने एक इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है सम्मिलित करना, जोड़ना। कहां से कहां, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। तो देखो बेटा इधर सुनो, जब मैं यहाँ पे ए टू बी लेता हूं ना, ये ए टू बी, तो इसका मतलब होता है कि आप एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक का एरिया जोड़ रहे हो, पतली पतली स्ट्रिप्स का एरिया आप जोड़ रहे हो। इसका मतलब ये होता है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है कि एफ ऑफ ए लंबाई से लेकर एफ ऑफ बी लंबाई तक, एफ ऑफ ए लंबाई से लेकर एफ ऑफ बी लंबाई, और चौड़ाई सबकी डीएक्स, चौड़ाई सबकी डीएक्स का आप एरिया इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। अब मुझे एक चीज बताना, ये एरिया में एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी जोड़ूं या एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए जोड़ूं, बराबर आएगा नहीं आएगा, एरिया तो उतना ही आएगा ना। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड एरिया। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एरिया। मतलब अगर आप यहां से यहां काउंट करो तो, लेकिन अगर आप पीछे से आगे तक काउंट करो तो उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड एरिया। क्या कहते हैं इसको, ये तो हो गया फॉरवर्ड एरिया, ये हो गया मेरा बैकवर्ड एरिया। ओके, ये हो गया फॉरवर्ड एरिया, ये हो गया मेरा बैकवर्ड एरिया। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब अगर आप एरिया यहां से यहां जोड़ो या फिर एरिया आप वहां से वहां जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अब आपने एलएचएस तो क्या था आपका, एलएचएस था आपका एफ एक्स। इस प्रॉपर्टी पे आते हैं वापस, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। तो इसमें तो फॉरवर्ड एरिया हो रहा है ए टू बी, इसमें तो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड एरिया ए टू बी। और अभी आपने कहा कि बैकवर्ड एरिया भी बराबर होगा। तो बैकवर्ड एरिया देखो, उसका आरएचएस बैकवर्ड एरिया बता रहा है, उसका जो आरएचएस है ना, इस प्रॉपर्टी का एलएचएस तो फॉरवर्ड एरिया दे रहा है, और इसी प्रॉपर्टी का आरएचएस क्या दे रहा है, बैकवर्ड एरिया दे रहा है। और आपने भी खुद ने कहा कि सर एरिया तो यहाँ से गिनो या यहाँ से गिनो, एरिया तो बराबर ही आएगा। तो बैकवर्ड एरिया उसका आरएचएस दे रहा है। आरएचएस क्या था उसका, बोलना ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो देखो आप एक बार इसमें ए पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, ए पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखो यहां से क्या आएगा मुझे बताओ, यहां से क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एक तरीके से है ना। यहां से आप बी पुटअप करो एक बार इसमें, तो बी पुटअप करते ही क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए पहले आ जाएगा, एफ ऑफ ए पहले आ जाएगा, और फिर माइनस, अब आप जब इसमें ए पुटअप करोगे तो ये एफ ऑफ बी बाद में आ जाएगा। तो देखो फॉरवर्ड एरिया, यहाँ पे एफ ऑफ ए पहले आया, एफ ऑफ बी बाद में आया, तो ये बैकवर्ड एरिया। और आपने खुद ने कहा कि फॉरवर्ड एरिया इज इक्वल टू बैकवर्ड एरिया, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है, क्लियर है। मानता हूं थोड़ा बहुत कम समझ में आता है ये वाला प्रूफ बच्चों को, क्योंकि उसका कारण ये है कि लिमिट ऑफ ए सम भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, और जब भी पढ़ते हैं बच्चे तो लिमिट ऑफ ए सम को वैसे ही ध्यान नहीं देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी यही वाली चीजें तो बिल्कुल आएगी एप्लीकेशन, लेकिन जो बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में फिर ढंग से काम कर पाते हैं। ठीक है ना, तो कोई चीज अपन कहीं छोड़ते हैं तो आगे तंग करती है। ठीक है, तो इफ यू फील ट्रबल इन प्रूविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो आप अलजेब्रिक प्रूफ से इसका काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको एग्जाम में करने को आए या किसी को समझाने से किसी ने पूछ ले बता ये ऐसा क्यों है, और किसी को मत बताया करो, अपने आप को बताया करो। जब भी कोई प्रॉपर्टी लिखो ना, तो अपने आप को बताया करो कि तू तू अपने आप से पूछा करो, बता भाई ये इसके बराबर कैसे। तो यू विल यूज मोस्टली यूज व्हाट, अलजेब्रिक प्रूफ। और ज्योमेट्रिक प्रूफ मैंने थोड़ा सा बता दिया। चले आगे भी, ओके। डिलीट कर देता हूँ, याद हो गई क्या, प्रॉपर्टी याद भी करनी है साथ ही साथ। ये वाली प्रॉपर्टी याद हो गई, एफ ऑफ एक्स। इसमें नोट क्या करना है मैंने बता ही दिया था, इससे पहले जो प्रूफ है वो नोट करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब P4 इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ P3। अभी अभी आपने P3 लिखा, देखो P4 तो यूं ही झटके में याद होती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है। ए टू बी एफ एक्स dx, ये प्रॉपर्टी अभी आपने P3 में कैसे याद करी, P3 में कैसे याद करी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, इस तरीके से याद करी। अब अगर मैं इसमें इसमें अगर मैं ये जो नीचे वाला जो ए दिख रहा है, इसको मैं जीरो ले लूं, क्या ले लूं, जीरो ले लूं, यहाँ जीरो ले लूं, यहाँ पे भी जीरो ले लूं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे मुझे बताओ। यहाँ पे ए की जगह जीरो लेना पड़ेगा, तो क्या आ गया,
b माइनस एक्स। तो अगली प्रॉपर्टी है P4 कि इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इन केस लोअर लिमिट जीरो है। इन केस लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट कोई भी एक नंबर है, a है। अब आपको सर b लो, अरे b तो तब लेते हैं जब a यूज हो गया। अब a यूज ही नहीं हुआ तो पहले तो a लूंगा ना, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, f ऑफ a माइनस एक्स dx। अच्छा, उससे भी ज्यादा एप्लीकेबल ये प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली यूज्ड। वो ऊपर वाली इतनी यूज नहीं होती है, बनी उससे ही है, लेकिन इसका पर्टिकुलर केस ज्यादा यूज होता है बजाय के एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर? ए माइनस एक्स कुछ भी नहीं है, अपर लिमिट में से एक्स माइनस कर दो, लेकिन लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए बशर्ते, ठीक है ना। ये याद नहीं होता तो ऊपर वाली याद कर लो। तो आप अगर मान लो ऊपर वाली भी आप याद करोगे तो आप क्या करोगे, जीरो प्लस है माइनस एक्स, जीरो प्लस है, यही तो होता है। तो अगर आपने ऊपर वाली प्रॉपर्टी याद कर ली तो नीचे वाली ऑटोमेटिक याद हो गई। चलूँ आगे, इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लायक है नहीं। तो आप इसका प्रूफ या फेयर वर्क ऐसे ही नोट करोगे कि पहले आप P3 लिखोगे, पहले आप P3 लिखोगे, P3 में फिर आप a की वैल्यू जीरो पुट अप करोगे तो यू विल गेट दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, अब आ जाइए आप यहां से कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, पांच हो गई हमारी, है ना। पांचवी प्रॉपर्टी थोड़ी सी स्पेशल है, इसको वापस P3 के तर्ज पे ही समझना पड़ेगा एक बार के लिए। एक बार के लिए इसको P3 के तर्ज पे ही समझना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताओ, यानी वही ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखना पड़ेगा। देखो, यहां से लेके यहां तक मेरे को एरिया निकालना है लेटस से, यहां से लेके यहां तक मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये तो है जीरो, ये है 2a, ठीक है ना। 2a, अब सब 2a क्यों लिया, कोई भी नंबर है उसका डबल है, मतलब उसको मैं, बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिनको अपन देखते हैं डबल के नजरिए से। नंबर तो वो अभी एक सिंगल नंबर दिख रहा है, लेकिन आप उसको सिंगल देख ही नहीं पाते, उसको डबल देखते हैं। जैसे मान लो मैथ्स के अंदर 2 पाई जहां पे भी दिखता है तो ऑटोमेटिकली डबल ही दिखता है, 4 पाई दिखता है, 8 पाई दिखता है, ये सारे नंबर्स डबल की फॉर्म में दिखते हैं अपने को। तो मान लो ऐसा कोई नंबर आएगा 0 to 2 पाई, तो आपको 2 पाई में मजा नहीं आ रहा, आप उसको पाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसके बीचों बीच इस एरिया को दो पार्ट्स में तोड़ दोगे। इसके बीचों बीच इस एरिया को क्या कर दोगे, दो पार्ट्स में तोड़ दोगे। तो अगर ये जीरो था, ये 2a था, तो ये x इक्वल टू a हो गया, मानते हो? मानते हो? अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक का जो इंटीग्रल होगा, ये पहले तो मैं टोटल इंटीग्रल ले लेता हूं। टोटल इंटीग्रल क्या है, जीरो से लेके 2a fx dx, ये तो था टोटल इंटीग्रल। तो अब मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, तो कहां से कहां हो जाएगा, ये जीरो से लेके a हो जाएगा एक तो, यस, जीरो से लेके a हो जाएगा fx, और P1 को यूज करूं, P1 को यूज करूं तो ये क्या हो जाएगा, a से लेके 2a। P1 में अपन तोड़ देते हैं ना मॉडुलस फंक्शन का, मैंने एग्जांपल, अच्छा dx नहीं लिखा हमने, पाप है अगर हम नहीं लिखेंगे तो, इस पाप को करने से बच लेना एग्जाम में। a 2a कहीं भी अगर मिस हो जाए ना फटाफट लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। अगेन fx dx, यहां तक तो आपको कोई चीज ऐसी होगी नहीं जो समझ में नहीं है। अब इसको तो एज इट इज रहने दो इसको तो एज इट इज रहने दो, और इसको जो है बैकवर्ड एरिया में काउंट करो। किस में काउंट करो, बैकवर्ड एरिया में। इसको तो फॉरवर्ड एरिया में काउंट करो, और इसको क्या करो, बैकवर्ड एरिया में काउंट करो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों बराबर भी होंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच काटा है, आपने बीचों बीच काटा है ना बेटा, तो ये एग्जैक्टली बराबर भी होंगे। तो मैं इसको 0 to a ना लेकर, इसको मैं 0 to a ना लेकर, अच्छा चलो छोड़ो, उस चीज की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप तो मुझे बताओ, उसका बैकवर्ड एरिया मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अब आप पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आप बताना, इसका मैं बैकवर्ड एरिया से लिख सकता हूँ क्या, जीरो से लेकर a f ऑफ 2a माइनस एक्स। इस पे चर्चा करते हैं कि ये दोनों बातें बराबर हैं क्या, सोचो। हम्म, देखो, देखो क्या किया मैंने, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना, कि ये तो सेम है सर, 0 to a fx dx के बराबर है ये तो, है ना, ये तो सेम है। तो लेकिन अब इसका बैकवर्ड एरिया देखना है, तो बैकवर्ड एरिया वैसे क्या कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, और उसमें भी पर्टिकुलर केस आ गया, नीचे जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो क्या करोगे, a माइनस एक्स, यही करोगे, बोलो, यही करेंगे।
लेकिन ये तो इस वाले पार्ट का बैकवर्ड एरिया है, इसमें अपर लिमिट ए थोड़ी ना 2a है, तो यहां पे मैंने 2a लिख दिया, ए की जगह क्या लिख दिया मैंने 2a लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज द मेन, दिस इज द प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जगह वो ये ना यूज करके ये ऐड करवाता है। अब इसमें जो गलतियां करते हैं बच्चे हैं वो सुनो, गलतियां करने जो बच्चे करते हैं वो सुनो। यहाँ पे ए की जगह 2a लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे एक लिमिट्स दोनों जगह 0 to a 0 to a रहेगी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी काम ही यही करती है कि अपर लिमिट को आधा करती है। तो अगर आपने अपर लिमिट को वैसे के वैसे रख दिया, 2a का 2a ही रख दिया, तो आप मैथमेटिकली गलत नहीं कर रहे हो, मैथमेटिकली गलत नहीं कर रहे हो भाई, आपने तो आधा किया ही नहीं। जब आपने आधा किया ही नहीं तो फिर आपने ये एक्स्ट्रा चीज क्यों जोड़ी, बताओ मुझे, ये एक्स्ट्रा चीज क्यों जोड़ी? जब आपने वहां पे 2a का 2a ही रहने दिया तो आपने ये एक्स्ट्रा चीज क्यों जोड़ी? अगर आप 2a का एक कर रहे हो दोनों जगह, तो ही आप ये दो चीजों में तोड़ सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी इसको आप नाम दे सकते हो हाफिंग द अपर लिमिट, लिख दो कहीं पे भी, शॉर्ट में लिख दो, फिर उसमें नोट कर देना हाफिंग द अपर लिमिट। भाई अपर लिमिट को आधा करने की प्रॉपर्टी है ये, क्या किसी प्रॉपर्टी है? अपर लिमिट को आधा करने की प्रॉपर्टी। चलूं अब मैं आगे। अब जो P6 है अगेन P5 से डिराइव होगा, इसी से डिराइव होगा। तो अब मैं उसके लिए P5 एक बार फिर से नोट कर लूं, कर लूं, ठीक है। P5 अभी अभी मैंने देखा ये था, मैं देखता हूं मुझे याद भी हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्या था बताओ। जब जब मैं कहता हूं ना मैं, जब जब मैं कहता हूं ना मैं, तो मतलब होता है तुम लोग, है ना? ओके बताओ, 0 से लेके 2a, यस, हाफ करना है, 2a का ए करना है, मजा नहीं आ रहा है, 2 पाई आ गया, पाई करना है, 2 पाई में मुझे से सोल्व नहीं होता, या 4 पाई आ गया, 4 पाई से मुझे नहीं पता सर, मुझे 2 पाई से पता है। 0 से लेके a, सेम टू सेम, नो चेंज, सेम फंक्शन, प्लस 0 से लेके a ही चलेगा, लेकिन लेकिन बैकवर्ड एरिया 2a माइनस एक्स, यस, अच्छी बात है, याद हो गया आपको, dx। तो ये तो था P5। अब P6 में सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला और ये वाला फंक्शन जो है, अगर इन दोनों में कनेक्शन मिल गया तो ये प्रॉपर्टी कुछ और भी बन सकती है। कनेक्शन सर किस टाइप का? दो तरह के कनेक्शन, या तो ये फंक्शन इसके एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, या इसका नेगेटिव आ जाए, या तो ये फंक्शन इसका क्या आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल आ जाए। यानी कि दो केस, यानी कि दो केस, देखो यहां तक तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यहां तक तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, 0 to 2a f(x) dx, मतलब f6 जो P6 जो है f5 का पर्टिकुलर केस है ना, dx इक्वल टू, यहां तक नो चेंज, 0 to a f(x), पहली टर्म में नो चेंज। अब जो अगला फंक्शन था वही थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा था, डॉट डॉट लगा दो, प्लस। अब यहां से अगर ये फंक्शन इसके एग्जैक्टली बराबर है, मतलब f(2a-x), रुको एक मिनट, इसको यहां करने दो, हाँ अब देखो, f(2a-x) एग्जैक्टली किसके बराबर है? f(x) के बराबर। तो यहाँ पे 2a-x की जगह फिर मैं बेवकूफ हूँ क्या 2a-x लिखूंगा? फिर तो मैं इसको f(x) ही लिखूंगा ना, वे बराबर है ना। मैं लिख देता हूं इफ ये है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो फिर अब ये दोनों सेम हो गए, तो मैं बेवकूफ हूं, दो बार लिखूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा, यही है P6 प्रॉपर्टी, अगर दोनों बराबर हैं। तो इन केस अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी कुछ ऐसे बन जाती है, इन केस ये दोनों बराबर है तो इफ f(2a-x) इक्वल टू f(x) है, तो आप इस प्रॉपर्टी को कृपया करके ऐसे यूज कर लें, सरल भाषा में। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर ये इसके बराबर नहीं है, अगर ये इसके बराबर नहीं है और इसके नेगेटिव के बराबर है, मतलब ये -(f(x) के बराबर है, तो फिर वो जो चीज यहाँ पे प्लस आ रही थी वो माइनस हो जाएगी। तो अगर एक सेम नंबर में सेम नंबर जोड़ते हो तो दुगना होता है, लेकिन सेम नंबर से सेम नंबर घटाते हो तो आंसर इज 0, आंसर इज 0। कितना भी भारी भरकम फंक्शन हो, आप कुछ मत करना, 0 लिख के आना, अगर ये दोनों फंक्शन बराबर निकले, एक दूसरे के नेगेटिव निकले तो। समझ आया क्या? अच्छे समझ, यस, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि f(x) और f(2a-x) में कोई कनेक्शन है क्या।
अगर कनेक्शन नहीं है तो यू विल हैव टू यूज P5 प्रॉपर्टी, अलग अलग करो इंटीग्रेट, अलग अलग जोड़ दो। एंड इफ इन केस, अब आप सर हमको कैसे पता चलेगा P5 P6 है, तो आपको एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा बेटा कि दोनों में कनेक्शन है क्या। अगर कनेक्शन नहीं है तो P5 यूज हो रही है, कनेक्शन है तो 6 यूज हो रही है। कनेक्शन किस टाइप का सर, दो टाइप का कनेक्शन चलेगा, ऐसे नहीं कोई अलग टाइप का कनेक्शन ले आप। कनेक्शन दो टाइप का, रिलेशन दो टाइप का होना चाहिए, या तो दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए या फिर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। अगर बराबर है तो पहले वाले फंक्शन का दुगना कर दो। कोई सर पहले वाले का क्यों करूं, दूसरे का क्यों नहीं करूं? अरे बेवकूफ, दूसरा तो और भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ना, पहला वाला ही तो आसान है इसका करना, दुगना दूसरे का क्यों कर रहा है? ओके। और अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे के नेगेटिव है तो आंसर इज जीरो, आंसर इज जीरो। P6 कवर हो गई क्या बताओ? P6 कवर हो गई। इसका जो डेरिवेशन है वो आप, जो आपको बुक में लिखना, फेयर में नोट डाउन करना है, इक्वल टू जीरो, है ना। ये चीज नोट डाउन करनी है, देखो नोट्स में जो है आपको ये चीज नोट डाउन करनी है। P6 पे आ चुके हैं अपन। तो इतनी चीज नोट डाउन करनी है, कोई अलग से इसका डेरिवेशन आ नहीं सकता ना। यही कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना, अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है P7, एक लास्ट प्रॉपर्टी है P7। तो P6 का नाम क्या रख सकते हो, पर्टिकुलर केस ऑफ हाफिंग द अपर लिमिट प्रॉपर्टी। P5 था हाफिंग द अपर लिमिट प्रॉपर्टी और P6 उसका पर्टिकुलर या स्पेशल केस ले सकते हो। अब P7 क्या है सर? P7, P7 जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें जो हमको लिमिट्स मिलती है वो कुछ ऐसी मिलती है, मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ही एक दूसरे की नेगेटिव होती है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ही एक दूसरे की नेगेटिव होती है, लाइक दिस, माइनस ए प्लस dx। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही एक दूसरे की नेगेटिव होती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको दो तरह के फंक्शन समझने होंगे। क्या कहा मैंने? इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? दो तरह के फंक्शन समझने होंगे। एक फंक्शन होता है इवन फंक्शन, तो पहले मैं प्रॉपर्टी को रख रहा हूं साइड में, पहले मैं वो फंक्शन समझा देता हूं, इवन फंक्शन। और दूसरा होता है ऑड फंक्शन, ये क्लास 11 रिलेशन फंक्शन चैप्टर में सिखाया जाता है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो, एक्स पर फंक्शन अप्लाई किया और उसके नेगेटिव पर फंक्शन अप्लाई किया, दोनों बराबर आ गए, तो ये तो होता है क्या, ये इवन होता है या ये ऑड होता है? अभी यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है, चलो एक बार के लिए लिखता हूं मैं, यही बनिए ओके। ऑड फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस एफ ऑफ एक्स, जिसमें माइनस साइन बाहर आ जाए। एफ ऑफ माइनस एक्स। यस, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, मतलब माइनस साइन आप यहाँ लगा दो क्योंकि उससे रिलेट करोगे ना, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दो, या फिर दोनों को इस फॉर्म में लिखो। देखो अब बिल्कुल इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक्चुअली एफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन जो दोनों फंक्शंस हैं वो बेस्ड हैं कि सर अगर किसी किसी इनपुट के माइनस पे फंक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा, इधर भी और इधर भी। तो इधर तो क्या होगा, ये फंक्शन एफ एक्स के बराबर होगा, और इधर जो है फंक्शन माइनस एफ एक्स। अभी ठीक है, अभी क्लियर है? एग्जाम्पल दे सकते हो दोनों फंक्शंस का, एक एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मैं आपको कई बार बताया दोनों का। यस वेरी गुड। मुझे एक चीज बताओ, साइन ऑफ माइनस एक्स, नहीं सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, और साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, और ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये दोनों तो इसके क्लासिक एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी रिवॉल्व करती है कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड। अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो कुछ और होगा, और एफ ऑफ एक्स माइनस साइन अगर बाहर निकलता है तो कुछ और होगा। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहला काम तो ये करता है कहाँ गया, सबसे पहला काम तो ये करता है कि जो लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव थी उसको ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, किस फॉर्म में, 0 to a, ठीक है, 0 to a में कन्वर्ट कर देता है, एफ एक्स dx, ठीक है। अब अब अगर आपका इवन वाला केस है, अब अगर आपका इवन वाला केस है तो आप यहाँ पे 2 लगा दो,
ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे हो रहा है। एक्चुअली कैसे हो रहा है पता है? एक्चुअली ये ऐसे हो रहा है कि 0 to a, अगेन 0 to a, और एफ ऑफ माइनस एक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? dx। अब अगर आपका एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ दिस, तो मैं ये थोड़ा ना लिखूंगा बार बार, मैं क्या लिख दूंगा, इसका यहाँ पे ट्वाइस कर दूंगा और इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो ये तो कब था, ये केस कब था? व्हेन व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज द फंक्शन इज इवन फंक्शन, दैट इज द फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, और दूसरा केस ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा व्हेन व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। वही सेम चीज अभी जो ऊपर करके बताई थी, कट जाएगा ना, दोनों दुगना नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सबसे बेसिक यूज इसका ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, जब लिमिट्स ऐसी हो, जैसे -3 से +3, माइनस रेयरली यूज होती है वैसे तो ऐसी प्रॉपर्टीज, -3 से, इससे पहले वाली बहुत यूज होती है, जैसे पहले वाली, क्योंकि लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव बड़ी रेयरली मिलती है, जैसे -3 से +3, -7 से +7, तो उसमें हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले को सेम रहने तो 7, नीचे वाले को क्या कर देते हैं अपन, जीरो कर देते हैं, नीचे वाले को क्या कर देते हैं अपन, जीरो कर देते हैं। अच्छा, अब इसको, इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देख लो, ये तो देख लिया आपने, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कौन सा फंक्शन ले रहा हूं, इवन फंक्शन ले रहा हूं। इवन फंक्शन का एग्जांपल क्या बताया था खुशी? कॉस। ओके, वेरी गुड एग्जांपल। कॉस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कॉस फंक्शन का ग्राफ पता है आपको? तो कॉस फंक्शन का ग्राफ में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मतलब और भी कंटिन्यू होता है बट पूरा नहीं लेके इतना तो ले लेता हूं। अभी भी नहीं बना सही? अभी ठीक है? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, मुझे इस एरिया, इस कर्व के अंदर का एरिया चाहिए। मान लो ये जीरो है, ये जीरो है, तो अगर ये ए है तो वो -a नहीं होगा क्या? होगा। तो आपको -a से a का एरिया चाहिए, प्रॉपर्टी से रिलेट हो गया ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक दूसरे की नेगेटिव, आपको -a से a का एरिया चाहिए। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, जो वैल्यू सपोज करो यहाँ पे ये 1 है, तो इतनी दूर उधर -1 होगा, इतनी दूर उधर -1 होगा, चेक करो वैल्यू सेम आ रही है, आ रही है? अभी थोड़ा कर्व ऊपर नीचे बना हुआ है, नहीं तो वैल्यू सेम आएगी। मान लो ये 2 है, तो इतनी दूर उधर -2 होगा, तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम आएगी। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि कोई भी x नाम का x नंबर ले लो बीच में, और इतनी दूर इधर ले लो -x, तो जो एफ ऑफ ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हाइट है, ये एफ ऑफ एक्स कहूंगा यहाँ तो, और वहां क्या कहूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स कहूंगा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ रहा है इन शॉर्ट, तो कॉस एक्स में हमेशा आता है। इवन फंक्शन हो गया ना, ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। यहां तक क्लियर है? तो अब मैं क्या बेवकूफ हूं जो इधर उधर एरिया निकालूंगा, मेरे को पता चल गया ना, जैसा सिमेट्रिक है ना, जैसा इधर है वैसा उधर है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं केवल इतना पार्ट का एरिया निकालूंगा ना यार, मैं केवल इतने पार्ट का एरिया निकाल के डबल करूंगा ना। और इतने पार्ट का एरिया कैसे निकलता है, 0 to a, 0 to a, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये एक्चुअली सर पूरे के बराबर है, -a से a एफ एक्स डी एक्स। समझ आया? क्लासिक एग्जाम्पल है बेटा कोसेक्स। 1 सेकेंड, हेलो। हाँ वो सर तो गए, अब तो एक ही कप भिजवा दो, एक ही भिजवा दो, सर तो गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? वीडियो फिर ऑफ हो गया। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ऑड फंक्शन। ये तो हो गया इवन फंक्शन का एग्जांपल। देखो नीचे ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या बताया बेटा आपने, साइन एक्स। उल्टा हो गया क्या वीडियो? ऑड फंक्शन का एग्जांपल क्या बताया खुशी? साइन एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल खुशी ने ऐसा बताया कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई चीज। ओके, तो साइन फंक्शन का ग्राफ
नहीं, जीरो से नहीं, आपको नेगेटिव पॉजिटिव, आपको लिमिट ऐसे सोचनी है, आपको लिमिट ऐसे सोचनी है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे की नेगेटिव हो, यानी आपको माइनस ए से ए सोचना है, जीरो से नहीं स्टार्ट करना है, फिर तो वो इस प्रॉपर्टी से कैसे रिलेट होगा। तो माइनस ए से जो ए होता है, लेटस से अगर ये माइनस ए है, लेटस से ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, माइनस ए से ऐसे और प्लस ए से ऐसे, यस और नो, ऐसे बनता है, यहां से ऐसे, ठीक है। अब आपको यहां से यहां तक की एरिया चाहिए, यहां से यहां तक एरिया चाहिए, ये जीरो, ये ए और ये माइनस है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, देखो पहले तो मैं फंक्शन को एक्सप्लेन कर दूं। आप यहां पे देख पा रहे हो कि अ, कि यहां पे जीरो से मैं जितना दूर जाऊंगा, लेटर से मैंने वन वन ले लिया, तो उतना ही दूर अगर मैं -1 चला जाऊं, तो जो आंसर इधर पॉजिटिव आ रहा है, बस वो का वही आंसर या नेगेटिव आ रहा है, बाकी सब सेम है। मान लो यहाँ पे आंसर 5 आ रहा है, तो यहाँ -5 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। सिमेट्रिक तो है, बस नेगेटिव है, सिमेट्रिक तो है, बस नेगेटिव है। तो ऐसे 2 ले लो, तो 2 पे मान लो 10 आएगा, तो यहाँ -2 पे -10 आएगा, ओके। तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, कि अगर ये x है, अगर ये x है, तो ये क्या है, fx, ये क्या है, fx। तो सिमिलरली अगर ये -x है, अगर ये -x है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -fx, -fx। समझ में आ गई बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओड फंक्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओड फंक्शन। जैसे ही x का नेगेटिव हुआ, तो fx का भी नेगेटिव हो गया। इवन फंक्शन तो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे x का नेगेटिव हुआ, मतलब इनपुट का आपने, जब आप 2 दे रहे थे तो आंसर 10 आ रहा था, अब -2 दोगे तो आंसर -10 आएगा। जैसे आपने x का नेगेटिव किया, तो आंसर का भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब आप इसका एरिया निकालो, अब आप इसका एरिया, तो जब आप अपन इसका एरिया निकालेंगे, तो सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है। जब आप इसका एरिया निकालते हो, तो दैट मीन्स आपको ये एरिया और ये एरिया जोड़ना है। तो आप ये चीज तो कनेक्ट कर पा रहे हो कि दोनों एरिया सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो, ये एरिया मैथमेटिकली पॉजिटिव आएगा और ये एरिया मैथमेटिकली नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो गए। अपन एक ही फॉर्मूला में 2 पुटअप करें और -2 पुटअप करें, तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो गए। हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन मैं एरिया थोड़ा निकाल रहा हूं, मैं डेफिनेट इंटीग्रल की मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा हूं, उसको समझने के लिए मैं एरिया देख रहा हूं। वी आर जस्ट कंसिडरिंग एरिया फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। जब हम एरिया निकालेंगे, तो फिर क्या होगा सर, तो फिर पता है क्या होगा, जब जब आपका एरिया एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा, तब तब हम उस पार्ट का मॉडुलस ले लेंगे, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए। ये काम हम अगले चैप्टर में करेंगे ना। अभी के लिए आप इसको ऐसा मत सोचो कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। कई बच्चे निकल के आएंगे यहाँ पे होनहार हमारे, सर एरिया नेगेटिव कर दिया, गलत पढ़ा है ना। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, आई एग्री, बट अभी मैं एरिया निकाल कर रहा हूं, अभी तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहा हूं, उसको समझने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है ना। तो ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव है, दोनों बराबर, कट के आंसर इज 0। इज दिस क्लियर? तो ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था और ये अलजेब्रिक है। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी यही थी, एक बार फिर से देख लो। P7, P7 says that कि -a to a ले लें, तो आप जस्ट 0 to a ले लो और 2 लगा दो अगर इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, हाँ एग्जाम्पल क्या है इसका, cos x, इसका एग्जाम्पल है cos x। और ऑड फंक्शन क्या होता है, हाँ ऑड फंक्शन देखो अजीब है, ऑड का मतलब होता है अजीब, इवन मतलब क्या है, सबको बराबर चलाने वाला। ऑड क्या करता है कि, ऑड क्या करता है, जैसे कि सपोज करो, जैसे 2 बच्चे हैं, जैसे आप दोनों, तो जैसे सपोज करो मैंने दोनों को 10-10 रुपए दिए और मेरे पास 1 रुपया बच गया, मैंने 1 रुपया इसको दे दिया, तो वो कहेगा नहीं मेरे को भी 1 रुपया दो। तो ये तो हो गया ऑड केस, यानी कि अगर आप इनपुट पे माइनस लगा रहे हो, तो आउटपुट में माइनस लगाएगा। अगर आप इनपुट में माइनस लगा रहे हो -x, तो आउटपुट जो एफ ऑफ एक्स था उसका भी माइनस, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ ना। तो ऑड आदमी तो क्या करेगा, वो करेगा पक्षपात या भेदभाव करेगा कि उसके साथ जो हुआ मेरे को भी वही मिले, उसके साथ जो हुआ। अगर आपने इनपुट में x लगाया, x की जगह -x किया, तो आउटपुट जो था एफ ऑफ एक्स, उसके आगे भी माइनस लगाओ। इवन क्या करेगा, अच्छा बच्चा है, सिंसियर बच्चा है, वो क्या करेगा कि कोई बात नहीं सर, इसको आपने x दे दिया, कोई दिक्कत, आपने इसको माइनस कर दिया, मैं तो वैसा ही रहूंगा, मैं तो वैसा ही रहूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। वो उसके आगे माइनस नहीं निकल के आएगा, वो एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। ओके चलो, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टीज आप फेयर करो आज की तारीख में, और कल अपन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। इसके एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनका पैटर्न
एक्सरसाइज में रिपीट नहीं हुआ है। जब रिपीट होता है तो मैं खुद नहीं कहता हूँ, जब रिपीट होता है तो मैं खुद नहीं कहता हूँ कि आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया फिर आप रिवीजन में भी कर लो, कैसे भी कर लो। बट इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसका पैटर्न एक्सरसाइज में रिपीट नहीं हुआ है तो वो छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। तो आज की तारीख में कोशिश करो एग्जाम्पल्स ये फेयर करके एग्जाम्पल्स भी कवर करो, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड